नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। काराकोरम पास टीवीओ और चुशुल में मिठाई बांटी गई। कोशिश होगी कि डिसएंगेजमेंट से बात आगे बढ़े। रक्षा मंत्री बोले एलएसी पर शांति कायम करना होगा। भारत चीन बॉर्डर पर सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाई बांटी। हॉट स्प्रिंग, काराकोरम पास, टीवीओ और चुशुल मोल्डो में मिठाई बांटी गई। कोशिश होगी कि डिसएंगेजमेंट से बात आगे बढ़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, भारत चीन बॉर्डर पर सैनिकों ने एक दूसरे को बांटी मिठाई। हॉट स्प्रिंग, काराकोरम पास, टीवीओ और दूसरी जगह पर मिठाई बांटी गई है। कोशिश होगी कि डिसएंगेजमेंट से बात आगे बढ़े, डिसएस्केलेशन, डी इंडक्शन तक ये बात जाए। भारत चीन बॉर्डर पर सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाई बांटी। हॉट स्प्रिंग, काराकोरम पास, टीवीओ पर मिठाई बांटी गई। कोशिश होगी कि डिसएंगेजमेंट से बात आगे बढ़े। एलएसी पर अगला कदम तनाव कम करना होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बयान भी सामने आया। भारत चीन बॉर्डर पर सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाई बांटी। दिवाली की मिठाई बांटी गई। कोशिश होगी कि डिसएंगेजमेंट से आगे बढ़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एलएसी पर अगला कदम तनाव कम करना होगा। विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा बयान। भारत चीन बॉर्डर पर सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाई बांटी। डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। आपको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया जी। आपको थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। सबको दीपावली की शुभकामनाएं जी। डॉक्टर साहब, एक अहम मुद्दे पर बात मैं करना चाहता था आपसे, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जिस वक्त दिवाली मना रहा था उस वक्त एलएसी पर भी दिवाली मनाई जा रही थी। भारत और चीन के सैनिकों ने आपस में मिठाई का आदान प्रदान किया, दिवाली की शुभकामनाएं दी। इसे एक कितना पॉजिटिव स्टेप माना जाए दोनों देशों की तरफ से? क्या ट्रस्ट बिल्डिंग में कुछ इजाफा होगा इससे सर? निश्चित रूप से इसको एक अच्छी पहल मानी जाएगी और ये भारतीय कूटनीति की बड़ी विजय है कि जहाँ इतना अधिक तनाव था और ऐसा लगता था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, पिछले 4 साल से हम एक तनाव में थे, वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। पर इसका मतलब ये नहीं कि अभी तनाव खत्म हो गया है, क्योंकि अभी जो वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से लिमा 213B नाम का एक सॉफ्टवेयर, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसको कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम विद्युत्ता का, इन्होंने एक्सक्लूसिवली मिलिट्री के लिए डेवलप कर लिया है। और ये मीटा लिल्मा करके जो सॉफ्टवेयर है, इसमें आप ये मान के चलिए कि ये मिलिट्री की ताकत जो है, फौजी ताकत, विशेष करके पहाड़ी क्षेत्रों में, ये काफी हद तक आगे इम्प्रूव हो जाएगी। इसका ये मतलब है कि हमको अभी भी सतर्क रहना है कि टेक्नोलॉजिकली चाइना जो है दौड़ में बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि चाइना से हमारा भी युद्ध हो जाएगा, क्योंकि भारतीय कूटनीति जो है और विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने जिस ढंग से इस मामले को हैंडल किया है, और हमारी फौजी अफसरान ने जो 30-31 मीटिंगें करके एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया है। क्योंकि देखिएगा, ये बात अपनी निश्चित है कि चीन ने जहां जिसे भी पंगा लिया है और वहां जिस जमीन पर कब्जा किया, वहां से हटने का नाम उसने कभी नहीं लिया। और अब जो विवादास्पद चीज है उसकी शुरुआत अच्छी हुई है, और यही एक कारण है कि मैं ये आशा की किरण मानता हूं, क्योंकि अभी जो चीन का जो नया प्रोग्राम चल रहा है वो अंतरिक्ष में ज्यादा उसका ध्यान है। वो अंतरिक्ष में हमारे जो एस्ट्रोनॉट जहां पर वो ट्रेनिंग ले रहे थे रूस में,
वहीं पर इनके भी एस्ट्रोनॉट्स ने दिए। अब हकीकत अगर देखी जाए तो चंद्रमा पर वो कॉलोनी बनाने का प्लान कर रहे हैं और निश्चित रूप से भारत के इसरो से वो सहयोग की आगे अपेक्षा करेंगे। और लेकिन यही एक कारण है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, विदेश मंत्री जयशंकर कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बात डिसएंगेजमेंट से आगे बढ़े। क्या दोनों देश डी एस्केलेशन या डी इंडक्शन के बारे में सोच रहे हैं? कितनी पॉसिबिलिटी आप देख पा रहे हैं? क्या चीन इसके लिए तैयार होगा? डॉक्टर राम, देखिए, डी एक्सेलरेशन तो एकदम हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कि ये शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन अभी जो विशेष मुद्दा है वो है मैकमोहन लाइन वाला, जो कि अभी तक कहीं सीमा पे बाउंड्री खींची हुई नहीं है, जैसे हमारी हिंदुस्तान पाकिस्तान में बांग्लादेश के साथ है। वी नो के इसके उस पार जो है पाकिस्तान है, इधर जो हिंदुस्तान है। ऐसा वहाँ हिमालय की जो घाटियां हैं, दर्रे हैं, वहां पर पहाड़ी हैं और ग्लेशियर पिघलते हैं, नई झीलें बन जाती है, नाले अपना रास्ता बदल देते हैं, तो ऐसा लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है। तो हमारा मतलब ये है कि अगर वो लाइन ऑफ डिमार्केशन एक बार दोनों बैठ के मिल के तैयार कर लें तो निश्चित रूप से ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है, बशर्ते कि जिस उम्मीद से हम आगे बढ़ रहे हैं उसी उम्मीद से चीन का जो प्रशासन है वो भी इसको सीरियसली ले। अभी तो लगता है उन्होंने सीरियस लिया है। यही एक कारण है कि हमारे जयशंकर जी काफी आशान्वित हैं, राजनाथ जी भी आशान्वित हैं और निश्चित रूप से भविष्य में कोई ना कोई अच्छी समाचार मिलने की पूरी उम्मीद है। चलिए, उम्मीद रखते हैं। मैं लौटता हूं डॉक्टर साहब आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका से बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। डॉक्टर राम के पास ऑडियो नहीं जा रहा, वो चेक कर लीजिएगा। कचरा ट्रक में बैठकर रैली करने पहुंचे ट्रंप ने सफाई कर्मी की ड्रेस में भाषण भी दिया। बाइडेन ने ट्रंप समर्थकों को कचरा कहा था। बाइडेन और कमला हैरिस के ट्रंप और कमला हैरिस के बीच मुकाबला तेज। बड़ी खबर इस वक्त की, कचरा ट्रक में बैठकर रैली करने पहुंचे ट्रंप ने सफाई कर्मी की ड्रेस में सफाई की है। कचरा ट्रक में बैठकर रैली करने पहुंचे ट्रंप ने सफाई कर्मी की ड्रेस में भाषण दिया। बाइडेन ने ट्रंप समर्थकों को कचरा करार दिया था। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच तेज हुआ मुकाबला। बड़ी खबर इस वक्त की, कचरा ट्रक में बैठकर रैली करने पहुंचे ट्रंप। बैठकर रैली करने पहुंचे ट्रंप। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रंप ने सफाई कर्मी की ड्रेस में भाषण दिया। बाइडेन ने ट्रंप समर्थकों को कचरा करार दिया था। कचरा ट्रक में बैठकर रैली करने पहुंचे ट्रंप पर डॉक्टर राम श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर राम, बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होता जा रहा है अमेरिका का। जिस प्रकार से जुबानी तीर चल रहे हैं और तमाम मर्यादाओं को लांघा जा रहा है, अमेरिका का लोकतंत्र भी कुछ अलग ही दिशा में चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का नया अंदाज, नया रूप, सफाई कर्मी बनकर ट्रक में जाकर प्रचार करना लोगों को कितना आकर्षित कर सकता है? डॉक्टर राम श्रीवास्तव। राजेश जी, ये राजनीति का एक नया पहलू है जिसका जन्म भारत में ही हुआ है। और अगर आप इसको गहराई से देखें तो हमारे यहाँ भी राजनेता लोग कभी कभी ठेले वालों के पास पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं, कहीं किसी जगह झुग्गी में बैठकर खाने लगते हैं। शायद ये एक समाचार ऐसा है जिससे ट्रंप को बड़ा आकर्षित किया। हालांकि वहाँ की कचरा गाड़ी और हिंदुस्तान की कचरा गाड़ियों में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ जो यूनिफॉर्म में लोग जाते हैं, जैसे ही डेमोक्रेट्स ने कहा कि रिपब्लिकन तो कचरा है, ट्रंप तो कचरा है, बाइडेन ने भी कहा, तो इससे वो कचरा का महत्व समझकर कचरे वालों का वोट लेने के लिए कचरे की ड्रेस में पहुंच गए और साइकोलॉजिकली ये मैसेज दिया कि हम जो है छोटे से छोटे मतदाता के हितैषी हैं। लेकिन अब ये इसको हास्यास्पद कहा जाए या एक भारतीय राजनीति का इन्फेक्शन अमेरिका में पहुंच गया है ये माना जाए, पर इसका क्या प्रभाव होगा फिलहाल तो जहां तक मेरे मित्रों का सवाल है, मेरे परिवार के भी वहां पर लोग हैं, उनसे जब मेरी इस मामले में बात हुई तो सब हंस रहे हैं उस पर। और उनका तो ये कहना है कि इसका कोई वोट
पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा मतदान का। ये एक मिमिक्री है या इनको ये कॉमेडी है। राजेश जी जी चलिए लौटता हूं सर आपके पास में। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, उसके बाद डॉक्टर राम के पास हम लौटेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, इजराइल प्लेन से उतरते वक्त चोटिल हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति। 4 हफ्ते तक नहीं चल पाएंगे आसिफ अली जरदारी। कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं जरदारी। बड़ी खबर आपको बता दें, प्लेन से उतरते वक्त चोटिल हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति। 4 हफ्ते तक नहीं चल पाएंगे आसिफ अली जरदारी। कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं जरदारी। बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले साल जरदारी की आंख की हुई थी सर्जरी। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान से प्लेन से उतरते वक्त चोटिल हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति। 4 हफ्ते तक नहीं चल पाएंगे आसिफ अली जरदारी। कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं जरदारी। पिछले साल जरदारी की आंख की सर्जरी भी हुई थी। चलिए डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों की जानकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर राम, क्या हुआ? हवाई जहाज से सुना जरदारी उतर रहे थे, पैर फिसल गया और ऐसे गिरे कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और अब बताया जा रहा है कि 4 हफ्तों तक नो मूवमेंट। डॉक्टर राम, 2 महीने का उनका जो है पैर के पंजे में पट्टा चढ़ा है, वहाँ फ्रैक्चर हो गया है। और वो कैसे स्लिप हुए, क्या हुआ, उनको चक्कर आया या सावधानी बस वो स्लिप हो गए, लेकिन पैर मुड़ने से उनके पंजे में वहाँ फ्रैक्चर हो गया। हाँ, जहां तक सवाल है कि वो गए क्यों, दुबई जो गए थे उसका कारण ये था कि उनके परिवार वहां रहता है और उनको एक न्यू बॉर्न ग्रैंड सन को देखने के लिए वो गए थे अभी। हाँ, और वहां जाकर सीधे अस्पताल में उनको जाना पड़ा। उनको 8 हफ्ते का टोटल रेस्ट बताया है, इसके बाद कहीं वो चल फिर पाएंगे। जैसा आपने बताया उनकी आंख की सर्जरी भी हो चुकी है और 2021 में भी इस तरह से वो कराची के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुए थे, जब उस समय उनको लंग्स में बड़ा सीवियर इन्फेक्शन हो गया था। तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि वो मेडिकली फिट है या नहीं है, लेकिन दिखते तो फिट हैं। अब इस तरह की तो घटनाएं होती रहती हैं, कभी भी कोई भी गिर हम सकता अच्छे है। स्वास्थ्य की कामना करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जल्द ठीक होकर फिर लौटे। चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, इजराइल हमास से जुड़ी हुई बड़ी खबर। इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा ईरान के टॉप कमांडर्स पूरी प्लानिंग बना रहे। इजरायलियों की हर चीज को टारगेट कर सकते हैं, ईरान ने धमकी दी है। 5 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले हमला संभव है। इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा ईरान। इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा ईरान। ईरान के टॉप कमांडर्स कर रहे प्लानिंग। इजरायलियों की हर चीज को टारगेट कर सकते हैं, ईरान बोला। 5 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक बड़ा हमला हो सकता है। इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा ईरान। इसमें एक अहम सवाल इस बात का है कि ईरान लगातार तैयारी कर रहा है, लेकिन जो डेट है वो बड़ी अहम है। 5 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ये बड़ा हमला हो सकता है। डॉक्टर 5 नवंबर अमेरिका चुनावों में व्यस्त होगा और ईरान का मकसद, ईरान की सोच उस मौके का फायदा उठाने की, एक बड़ा तगड़ा हमला इजराइल पर बोलने की। क्या वाकई में ईरान ऐसा करने जा रहा है और उसके बाद हालात बिगड़ सकते हैं मिडिल ईस्ट के? डॉक्टर राम श्रीवास्तव, देखिए, ईरान अगर इस तरह का सोच रहा है कि वहाँ चुनाव में सब व्यस्त हैं, उनका ध्यान बटाने के लिए वो उस समय ध्यान नहीं देंगे और इस बीच का फायदा उठाकर वो अटैक कर ले, ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि वहाँ की सरकार या और कोई लड़ने नहीं आता है। अमेरिका का जो पेंटागन का वहाँ बेसेज है, 10 बेसेज हैं, 3 इस समय लड़ाकू जहाज वहाँ तैनात हैं, और अगर उसने किसी भी तरह से आक्रमण करने की कोशिश की तो रिटेलिएट तो होगा। और इससे चुनाव से संबंध जोड़ना ये अब प्रासंगिक लगता है, पर यहाँ ये जो इनपुट आया है वो
अमेरिकन सीक्रेट एजेंसीज की तरफ से आया है जो इजराइल को दिया गया है। और जैसी कि जानकारी है, इजराइल तो काफी दिनों से इस बात के लिए तैयार है कि ईरान कब उस पर हमला करे, क्योंकि उसने पूरी तरह से इस तरह का अपना व्यवस्था कर रखी है कि इजराइल के किसी भी सिटी पर अगर ईरान ने हमला किया तो वो कौन कौन सी जगह पर टारगेट करके, अभी तो सिर्फ 20 जगह पर उसने जहां पर कि उनके रॉकेट का फ्यूल था और दूसरा वो था जहां आपके ड्रोन बन रहे थे, उनको टारगेट करके उसने चेतावनी दी है। लेकिन इजराइल से निपटना ये ईरान के बस की बात नहीं है। अगर वो इस तरह का हमला करने की कोशिश करता है तो उसकी बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल होगी राजेश जी। ईरान अगर ऐसा करता है तो आप कह रहे हैं कि बड़ी भूल हो सकती है, लेकिन क्या ईरान इन चीजों को समझ नहीं रहा है? खामनेई इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, या अमेरिका और इजराइल की पावर को वो हल्के में ले रहे हैं? क्योंकि अगर एक छोटी सी गलती पूरे ईरान की आवाम को संकट में डाल सकती है, क्योंकि यूरोप यही चाहता है कि ईरान एक मौका दे उनकी फोर्सेस को वहां तक पहुंचने का, तेहरान तक पहुंचने का। डॉक्टर साहब, बिल्कुल, अगर ईरान ने मौका दे दिया तो ये मानकर चलिए कि अगला टारगेट जो नाटो का और अमेरिका का खास करके होगा वो होगा ईरान के परमाणु संयंत्रों को कब्जे में करना, और ये ईरान की बर्बादी का एक शुरुआत हो जाएगी। और ये चीज उनको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन फिलहाल की स्थिति देखकर तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से सांप छछूंदर का खेल होता है उसी तरह की ये एक पुनरावृत्ति हो रही है। और राजनीतिक दृष्टि से इसको देखा जाए तो अगर ईरान इस तरह का कोई अटैक करता है, जो उसकी बहुत बड़ी इच्छा है, हालांकि देखिए हिजबुल्लाह तो अब जो है अपनी अंतिम सांसों पर आ गया है, यमन की स्थिति भी गड़बड़ है, पहले जो है रेड सी में, फारस की खाड़ी में जो जहाजों पर हमले हो रहे थे, कैप्चर कर रहे थे, 3 जहाजों पर अभी भी कुछ दिन पहले उन्होंने अटैक किया था, जिनमें कि लिबेरिया का वो लगे हुए थे झंडे, और इजराइल जाने वाले हर जहाज पर उनकी नजर थी। अब वो भी ठंडी पड़ गई है, क्योंकि वहां दुनिया भर की सब जितने भी हैं जो मैरिन जहाज है, लड़ाकू जहाज वहां पहुंच गए हैं, और जैसे ही उनको इमरजेंसी कॉल मिलता है वो वहां पहुंच जाते हैं। तो निश्चित रूप से दिख रहा है। एक और बड़ी खबर आई है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। एक और बड़ी खबर इस वक्त की इजराइल और हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। हाइफा और मेटुला शहर में हिजबुल्लाह ने दागे रॉकेट। हिजबुल्लाह के हमले में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर। इजराइल बोला हिजबुल्लाह को जवाब जरूर मिलेगा। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की इजराइल पर हिजबुल्लाह का जोरदार हमला। हाइफा और नेतुआ शहर में जोरदार हमला बोला है। इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। हाइफा और मेटुला शहर में हिजबुल्लाह ने दागे रॉकेट। 7 लोगों की मौत की खबर। इजराइल बोला हिजबुल्लाह को जवाब जरूर मिलेगा। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, अभी कमर तोड़ना बाकी है। मुझे लगता है कि हिजबुल्लाह की जो ताकत है उसको जिस प्रकार से हमास को निपटाने में लगभग 1 साल लगा, हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने में या 90-80% खत्म करने में हम 1.5 से 2 साल इजराइल का लगता देख सकते हैं, या जल्दी हो सकता है? हिजबुल्लाह के अभी का अटैक अगर आप देखेंगे तो उन स्थानों पर ज्यादा है, जैसा कि वो कहते हैं, जो उनकी मीडिया बताती है, जहां इजरायली सैनिकों ने इजराइल के नागरिकों की बसाहट कर दी है और वो चाहते हैं वापस हो जाए। खैर ये तो एक युद्ध का एक बहाना हो सकता है, लेकिन हाँ, अब जब से नए उनके मुखिया बने हैं उनको कुछ ना कुछ तो करिश्मा करके बताना ही पड़ेगा कि हिजबुल्लाह की तैयारी काफी लंबे समय से है। उसने जैसे कि गाजा में बड़ी लंबी चौड़ी सुरंगें बना ली थी, इस तरह की सुरंगें बनी हुई हैं, और वहीं पर उसका अलसा जो है, असरा जो है वहां छिपा हुआ है, रॉकेट छिपे हुए वहीं से लॉन्च करता है, और इजराइल की फौजें भी उन स्थानों को नित्य प्रतिदिन ढूंढ कर और उनको खत्म करती जा रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर 74 जो है वहां पर लेबनान में कुछ नागरिक और हिजबुल्लाह के, क्योंकि 2 लोगों में डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है कि हिजबुल्लाह का आदमी है या लेबनान का ये नागरिक है। लेबनान के नागरिक तो है, लेकिन वो सिटीजन है,
और वो उनका सिविलियन होने के कारण जो है युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। अगर उनके इर्द गिर्द किसी स्पॉट से अगर रॉकेट दागा जाता है तो उस स्पॉट को आइडेंटिफाई करके उसको ये जमींदोज करते हैं, बम्बार्डिंग करते हैं। और निश्चित रूप से चूंकि हिजबुल्लाह के पास कोई हवाई सेना नहीं है, हिजबुल्लाह के पास ऐसी कोई मिशनरी नहीं है जो इजराइल के बम्बारों को आप निशाना बनाकर जमीन से मार करके उनको छोड़ दें। वो रॉकेट भी उनके कोई लेजर गाइडेड नहीं है, वो आंख बंद करके जैसे दिवाली के पटाखे फोड़े जाते हैं, बच्चे रॉकेट छोड़ते हैं, ऐसे निशाना साध कर उधर गिरा देते हैं। आधे से ज्यादा रॉकेट तो उनके आयरन डोम खतरा करता है, एक दो जो है अगर गलती से पहुंचता है तो रिहायशी इलाकों में नहीं पहुंचता, कहीं गिरता है तो 2 4 7 8 लोग मर जाते हैं। उसकी पब्लिसिटी ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन अभी कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह की ताकत को कम करने में इजराइल को कुछ और वक्त लगेगा। मैं लौटता हूं सर, आपके पास एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की नेपाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर है हमारे पास। नेपाल के पीएम ओली जाएंगे बीजिंग, चाइना जाएंगे। हाइफा, नेपाल के पीएम केपी ओली चीन की यात्रा करेंगे। नेपाल की ओर से मांगी जा रही है कर्ज में रियायत। नोट पर बने मैप में भारतीय इलाके भी शामिल हैं। नेपाल के पीएम केपी ओली जाएंगे बीजिंग। हाइफा, नेपाल के पीएम केपी ओली जाएंगे बीजिंग। नेपाल की ओर से मांगी जा रही है कर्ज में रियायत। नेपाल चाहता है कि उनके जो नोट है उनकी छपाई चाइना में हो। नेपाल के पीएम केपी ओली जाएंगे बीजिंग। नेपाल के पीएम केपी ओली जाएंगे बीजिंग। नेपाल की ओर से मांगी जा रही है कर्ज में रियायत। तो केपी ओली शर्मा जो हैं वो जल्द ही चीन की यात्रा पे जाएंगे। लेकिन जो एक और जानकारी आ रही है वो और अहम है कि नेपाल चाहता है कि उसकी जो करेंसी है उसे बीजिंग में छापा जाए और उसमें 3 विवादित इलाके लिपियाधुरा, काला पानी जो है, जो भारतीय इलाके हैं जिस पे नेपाल अपना दावा कर रहा है, वो भी उन नोटों के मैप पर दर्शाए जाए। डॉक्टर राम श्रीवास्तव के पास चलेंगे। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, ये तो सबको पता है कि केपी ओली बीजिंग की पहली पसंद है, लेकिन अब ये कहना कि चाइना ही नेपाल की करेंसी को छापे और लिपियाधुरा, काला पानी जैसी 3 विवादित जगहों को भी वो अपने नोट के नक्शे पर दिखाए, क्या भारत नेपाल रिश्तों के बीच केपी ओली एक और कड़वाहट भूलना चाहते हैं? कैसे आप देखेंगे सर? देखिए, नेपाल की तो स्थिति आपको पता है, चीन की नजर नेपाल पर है, क्योंकि अगर नेपाल चीन के कब्जे में आ जाता है डिप्लोमेटिकली, तो भारत के लिए सुरक्षा के लिए एक बड़ा राजनीतिक दबाव रहेगा। रहा सवाल चीन जो है कभी उस पर कब्जा करके शासन तो नहीं करेगा, उपनिवेश तो नहीं बनाएगा, लेकिन उसकी जो नीति है वो यही है कि जैसे पाकिस्तान में उन्होंने अनाप शनाप कर्जा दे दिया $85 बिलियन का, और अब उसका ब्याज 6% के हिसाब से, और वो चुका नहीं पा रहे हैं और चुका भी नहीं सकते हैं, तो कर्ज को जो है रिन्यू कराते जाते हैं और ब्याज को कम कराने के लिए हाथ पैर जोड़ते रहते हैं। यही हरकतें जो है नेपाल में चीन ने की हैं, और शायद जो कर्ज है वो पिछले 10 साल के पहले का ज्यादा कर्ज है और वो नेपाल चुका नहीं पाया है। और अब स्थिति ये है कि नेपाल से वहां बैठकर वो ये चाहेंगे उस कर्ज को रिन्यू कर दें और उसकी किस्तों को माफ कर दें, और दूसरा उनको वहां की चाइनीज कंपनी को ठेका देकर वो अपनी करेंसी वहां छपाना चाहते हैं, और वो शायद कम से कम कीमत में छप रही होगी। अभी तक हिंदुस्तान में छप रही थी या और दूसरी जगह भी उन्होंने कुछ करेंसी छपवाई थी, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि चीन की नजर जो है आपके पूरी तरह से माउंट एवरेस्ट के आसपास जो क्षेत्र है उसमें है, जो नेपाल के कब्जे में है। वहां पर जो उसको यूरेनियम मिला है, वहां उसको आपके रेयर अर्थ एलिमेंट जो बैटरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो मिला है, तो निश्चित रूप से वो सौदेबाजी करने के मूड में है और चाहेगा कि उसकी लीज उनको मिल जाए। लेकिन भारत के राजनीतिज्ञों की नजर में वो है और कूटनीतिक स्तर पर इसका कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम होगा, पर फिलहाल अपने को फूंक फूंक कर कदम चलना है। किसी भी तरीके से नेपाल को चीन के चंगुल में नहीं फंसने देना है, पर उसके लिए हम जो है सीधा किसी तरह का एक्शन नहीं ले सकते, डिप्लोमेसी और डायलॉग से ही काम चलेगा। उनको समझाना पड़ेगा कि इसके चंगुल में मत फंसो, और भारत के इतने पुराने रिश्ते आपके साथ हैं।
एक और बड़ा इम्तिहान है, जिस प्रकार से मालदीव ने एक चैलेंज खड़ा किया, लेकिन मुइज़ू को समझ में आया कुछ वैसा ही चैलेंज अब बांग्लादेश की तरफ से आया और कुछ वैसा ही चैलेंज अब केपी ओली भी भारतीय राजनीति के आगे या कहे विदेश नीति के आगे एक इम्तिहान, एक चैलेंज खड़ा कर रहे हैं। लेकिन हम बहुत अच्छे तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से पार इसको पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाम श्रीवास्तव आपका हमारे साथ आने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ग्लोबल ब्रेकिंग में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत।